बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फराह नाज। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल अज़हा का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। जो लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, जो जाने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हज की पहले से ही मुबारकबाद। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। साथ साथ हमारे हेल्थ शो जो हमारी टीम है, हमारी जो मेट्रो वन की टीम है, उन सबको भी दुआओं में याद रखें और ज़रूर ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत से मसाइल आपको पता है कि इस प्रोग्राम से हम आपको बताते हैं, आपके मसाइल हल करते हैं। आप लोगों की कॉल्स भी आती हैं। कॉल्स के लिए स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा होता है। आप लोग कॉल करते हैं, उनके मसाइल का हल होता है। क्योंकि बकरा ईद आ गई है, आ रही है, करीब है, और आप लोग आपने गोश्त के बहुत से चीज़ें खानी हैं, तो उसकी वजह से क्या मसाइल आपको पेश होते हैं मुझे पता था। इसलिए मैंने एक ख़ास डॉक्टर को बुलाया। और बुलाया क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने इतनी कॉल्स की, आप लोगों ने उनको कहा कि दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि दांतों के कुछ बहुत से मसाइल रह गए थे जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए थे। आपकी कॉल्स की वजह से, और क्योंकि ईद आ रही है, गोश्त खाएंगे आप लोग, उसकी वजह से दांतों में क्या प्रॉब्लम होते हैं। बहुत से लोगों के मसूड़ों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, तो वो क्यों होता है या उसका किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। अचानक से होते हुए दांत में दर्द शुरू हो जाता है। और एक और चीज़ जो लोग कहते हैं जी, अकल दाढ़ क्या होती है, उसमें क्यों दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब से हम ज़रूर ये जानेंगे। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। जाना कहीं नहीं है, मेरे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ जमाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। आप दोबारा आए डॉक्टर साहब, क्योंकि कॉल्स काफ़ी थी। लोगों ने कहा जी हमारे अभी मसाइल रह गए थे और टाइम ख़त्म हो गया था। तो जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बकरा ईद आ रही है, आप भी बहुत सारा दोस्तों के साथ मुर्ग और ये वाइट मीट जो होता है उसकी वजह से तो मेरे ख्याल में इतना दर्द नहीं होता। इट्स कंपैरेटिवली सेफर देन द रेड मीट। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं भी सबको जो हाजी हमारे इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम है और हज का फरीज़ा इंशाल्लाह अंजाम देंगे, उन सबको मुबारकबाद पेश की। अल्लाह उनका हज कबूल करे और आपको पेशगी ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद सारे जो आपके सुनने वाले हैं। एक्चुअली रेड मीट जो होता है वो किसी हद तक किसी एक लिमिट पे आके एक डेंजरस भी हो जाता है। आपको पता है स्वेलन गम्स की एक वन ऑफ द मेजर कॉज जो है वो एक्सेसिव इनटेक ऑफ मीट्स होता है, स्पेशली रेड मीट। जब आप रेड मीट लेते हैं तो आपको ये ख्याल करना पड़ता है कि आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, मतलब ड्राई फॉर्म में ले रहे हैं या ग्रेवी की फॉर्म में ले रहे हैं या ग्रिल्ड फॉर्म में ले रहे हैं या फ्राई फॉर्म, वॉट एवर। तो उसमें आपको उसका तयन करना पड़ता है। तो जो सबसे अच्छी, आप गोश्त खाने से देखें, अल्लाह ने इसको चीज़ है दी है, हमारे लिए नेमत है, हलाल है, तो हम इसको हमें खाना चाहिए, मगर एक लिमिट तक खाना चाहिए। उसकी जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाती है तो आपको पता है हड्डियों में जाके प्रॉब्लम वो अराइज करता है, जिससे कैल्शियम डिमिनिश सिचुएशन में आ जाता है। और अच्छा। हाँ, और जिसकी वजह से दांत मसूड़े जो फूलते हैं, उसकी ये सारा मैकेनिज़्म एक है। एक यूरिक एसिड होता है जो फॉर्म हो रहा होता है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाती है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं। मसूड़े से बाज़ दफ़ा इतने स्वेलन हो जाते हैं कि इतनी लेसरेटिव गम्स हो जाते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि आप ज़रा सा भी ब्रश करते हैं तो खून आने लगता है। तो ये सारा रिलेशन है। मुझसे ये सवाल अक्सर लोग बकरीद में करते हैं, और बकरीद में पेशेंट्स जो होते हैं मोस्टली इसी कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं कि गोश्त दांत में फंस गया, डॉक्टर साहब खाया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ख़ास के आजकल के दिनों के हिसाब से। और वैसे भी आम दिनों में भी कुछ दो लोगों को मैं देखता हूँ जिनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, जो सिर्फ रेड मीट पे ही। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक और बात ये भी है कि कितना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोश्त नहीं खाते हैं, बकरे का गोश्त या गाय का या रेड मीट की जो हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन B12 की कमी भी आपकी बॉडी में हो जाती है, वो भी नुकसान देखें प्रोटीन है ना बेसिकली। अब विटामिन B12 वैसे नहीं कम हो जाता कि अगर आप गोश्त बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कोई प्रोटीन नहीं खा रहा। अब कोई अगर सिर्फ मतलब वेजिटेरियन होता है तो उसका B12 ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कम हुआ हुआ होता है। आप बहुत से B12 जो होते हैं वो आप सब्ज़ी और दालों से, कुछ दालें ऐसी हैं जिसमें B12 के कुछ मकदार अल्लाह ने दी हुई हैं। सब्जियों में थोड़ा बहुत B12 आपको मिल जाता है, विटामिन E मिल जाता है।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गोश्त खाने से तो मना नहीं किया, मगर उसकी एक लिमिट होती है। आप इतनी ही खाएं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। हफ्ते में 2 बार ले मिसाल के नहीं, रोज खाएं, मगर उसको डिफरेंट फॉर्म में खाएं, ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं, उसको फ्राई फॉर्म में खाएं, और फ्राई भी करें तो इस तरह फ्राई करें कि उसको कॉर्न ऑयल टाइप तेल में आप तलें। मतलब इस तरीके से नहीं खाएं कि आप सुबह दोपहर शाम सिर्फ गोश्त खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब गोश्त क्या, सब्जियाँ क्या, सबको पानी के अंदर और इस तरह पका के उसका सारा, असल में उसकी जो चीजें होती हैं वो सारी उसकी गायब कर दी जाती हैं, चाहे वो सब्जियाँ हैं चाहे वो गोश्त है, वो फिर टेबल पे आते हैं, उसके अंदर तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इस चीज को जरूर आप नजरअंदाज ना करें, इस पे जरूर फोकस करें। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि गोश्त खाने से मना नहीं है, आप रोज गोश्त खाएं, मगर उसकी एक फॉर्म और एक फॉर्मेशन एक उसकी हो, और एक उसकी क्वांटिटी हो कि कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो वो आप किसी भी न्यूट्रिशियस से जो ये प्रोग्राम सुनते हैं, समझते हैं, जिनको अपने थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, और या कुछ जो थोड़ा ओवर कॉन्शियस हैं, तो उस टाइप के लोग जो हैं वो एक आपको तो पता है हर चीज़ की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, तो देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट इन द मार्केट, लाइक वहाँ पे वो जाएं, क्लिनिक्स में जाएं, उनसे पूछें तो मिकदार बताएंगे, एंड दे नेवर डिनाई टू स्किप द रेड मीट। अच्छा, हाँ जी, ज़रूर जाइए, और हम लोग भी बताते हैं आपको, यहाँ डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि आप लोग गोश्त या कोई भी चीज़ की ज़्यादती भी डॉक्टर साहब उसकी ठीक नहीं है, और कमी भी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि वही बड़ा मसला जो मैंने आपसे कहा कि जी गोश्त खाने के बाद, या गोश्त वैसे आम दिनों में स्पेशली क्योंकि ईद होती है और हर घर में जाना होता है, हर जगह आपको बिरयानी, कौरमा, ये चीज़ें तो मिलती हैं, मसूड़ों का दर्द, मसूड़े फूल जाते हैं, तो ये अच्छा अक्सर लोग क्या करते हैं, घर में ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। एक हद तक करना चाहिए, तो डॉक्टर के पास फौरन जाना चाहिए या घर में ही इलाज करें, क्या करें उसके? देखें, बकरीद, ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका है कि वो आदमी भी गोश्त खाता है जो महीनों गोश्त नहीं खा रहा होता, किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, या उसको अच्छा नहीं लगता, या वो ये सोच के खा रहा होता है कि सुन्नत नबी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरीज़ा है, तो मैं इसके जी हाँ, तो मैं इसको ज़रूर खाऊं। तो उसके बाद वो जब गोश्त खाता है तो दांतों में देखें, हर दांत अलग अलग अल्लाह ने दिया है, तो इंटरडेंटल स्पेसेस होते हैं, यानी कि हर दांत के दरमियान माइनर सी जगहें होती हैं, कुछ जगहें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। गोश्त का रेशा जब फंस जाता है और वो निकलता नहीं है, तो मरीज़ एक बहुत ही अजीब सी कैफियत में आ जाता है, एक तकलीफ़ में, मतलब अननोइंग प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, वो सिचुएशन होती है। अब चूँकि क्लिनिक्स भी बंद होती हैं, मतलब वो अपने कंसल्टेंट के पास नहीं होते, 3 से 4 दिन की छुट्टी पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है ये गजेटेड हॉलीडे है हमारी, और अब वो अपने चीज़ों को, और साथ साथ गोश्त खाना भी नहीं छोड़ रहा होता तो वो स्वेलिंग गम्स जो होते हैं ना, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो फिर एक ऐसी सीवियर पेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि आपको बाज़ दफ़ा पेन किलर से भी आराम नहीं आता है। तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए कि अगर आपके दांतों में गैप्स हैं, देखें ये मरीज़ को पता होता है, कुछ खाना फंस जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो उसका आप पहले ही कोई ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि खाने फंसने से दांत में कीड़ा भी लगता है, क्योंकि जब दांत खाना, जहाँ पे जिस हिस्से में खाना फंसा हुआ होगा वहाँ पर कीड़ा जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है, और फिर उसके बाद आपको एक खाना फंसने की, मसूड़ों की तकलीफ के साथ साथ उस दांत के नस की तकलीफ भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि तो यानी ये डबल फैक्टर में आप आ जाते हैं। तो इट्स बेटर आप उन गैप्स को क्लोज करवाएं ताकि प्रॉपर फूड इनटेक हो और कोई इंटरडेंटल स्पेसेस में कोई भी चीज़ जो है वो स्टिक नहीं हो। ठीक है। आप और बहुत ज़्यादा मसूड़े में खिलाल करना, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अक्सर लोग कोई तीली या कोई चीज़ लेकर बैठे होते हैं, उनके पीछे के एक वो करते रहते हैं, तो वो आप समझें क्राइम कर रहे होते हैं। मैं तो इसको लफ्ज़ मेडिकल साइंस में, डेंटल साइंस में क्राइम, क्योंकि उन दांतों को आप जगह पे एक उसकी जगह को और बढ़ा रहे होते हैं, आप खिलाल कर करके जो माइनर सिचुएशन होती है उसको मेजर कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, 2 दांतों के, वो कुछ लोगों को तो पसंद आता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना नजर आए, तो उसमें आप क्या करते हैं? उसमें इम्प्लांट करते हैं? नहीं, देखें गैप पे डिपेंड करता है कि गैप कितना बड़ा गैप है। अब तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट, वी कैन डू ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, आप ब्रेसेस लगा सकते हैं, आप उसको फिलिंग्स के जरिए, लेटेस्ट लेज़र बिल्डअप्स होते हैं वो उससे क्लोज कर सकते हैं, क्राउनिंग से क्लोज कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि अगर एक दांत की, तो फिर आप प्लान करके ये देखते हैं कि यहाँ पे इम्प्लांट करके एक दांत लगाना सूटेबल होगा, क्योंकि जो मिड लाइन अल्लाह ने दी हुई है, जो फेशियल प्रोफाइल दिया हुआ है,
जो एल ऑफ नोज के साथ आता है और लिप प्रोफाइल के साथ जाता है, मिडल ऑफ द लिप के साथ, उसके साथ जो मिड लाइन होती है, अगर उसकी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही और आप कोई प्लान कर सकते हैं विद द लैब कंसल्टेशन, तो आप फिर इम्प्लांट पे चले जाते हैं। बट इट्स वेरी रेयर, मगर यूजुअली उसको गैप इतना हो जाता है कि उसको आप क्राउनिंग से या फिलिंग से या ब्रेसेस से, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, अगर एज उसकी 25 तक है तो हम उससे उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कलीम कराची से, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का करम है जी। क्या पूछेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है 5 साल की। 5 साल की बेटी है जी। जी, उसके दांत जो है वो फ्रंट से ना बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने 1-2 डॉक्टर्स को दिखाया है, वो कह रहे हैं कि बस एज के साथ साथ वो आ जाएंगे, मगर अभी जो है दूसरे जो दांत हैं वो भी काले पड़ते जा रहे हैं और दूसरे जो है मतलब फ्रंट के दांत बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सवाल करेंगे? मैं जवाब दूंगा जी, आपको हम ऑनियर जवाब दे रहे हैं। देखें, ये बड़ा कॉमन मसला है। डेसिडुअस टीथ लेट शेड ऑफ होते हैं और लेट इरप्शन होते हैं, मगर ये जब जिस तरह इन्होंने नोटिस कर लिया है, इनको चाहिए किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं। उन्होंने कहा मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया है। अगर दिखाया, वही उसका एक एक्सरे होता है जिसको ओपीजी एक्सरे कहते हैं, जिसमें सारे दांत आ जाते हैं। उसकी पिक्चर बता देती है कि डिलेड इरप्शन क्यों है और परमानेंट इरप्शन कितनी दूर है। तो अगर इन्होंने वो एक्सरे नहीं कराया तो वो करा लें और मेरे पास आ जाए। मेरे हर क्लिनिक में वो मशीन लगी हुई है, तो राइट अवे मैं इनको बता सकूंगा। मेरे क्लिनिक में जितने मेरे एसोसिएट्स हैं, हर क्लिनिक में कोई भी इनको बता सकेगा। ये एक एसओपी होती है, वी हैव टू टेक एन एक्सरे, तो उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि कितना टाइम लगेगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कॉन्जेनाइटली वो दांत होते ही नहीं हैं। अच्छा। तो इंसान मतलब मेरी और आपकी उम्र तक भी डेसिडुअस दांत के साथ भी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, मगर इट्स वेरी रेयर। तो एक्सरे से हमको अंदाज़ा हो जाता है। तो एक एक्सरे करवा लें, उसके बाद, और हो सकता है 6-8 महीने में वेट भी कर लें, हो सकता है आ जाए। मगर जो कीड़ा लगने का इन्होंने दूसरी बात बोली, वो एक्सरे में दोनों फायदे हो जाएंगे। वो भी अंदाजा हो जाएगा कीड़ा कहाँ तक लगा हुआ है, किन किन दांतों का इलाज होना है, किन किन दांतों को निकलना है, और जो पीछे दांत नहीं आ रहे, जो पहला सवाल था, उसका भी अंदाजा हो जाए। आप जरूर डॉक्टर साहब को विजिट कीजिए और जाके अपनी बच्ची को दिखाएं ताकि पता चले कि असल मसला क्या है। डॉक्टर साहब, मेरे पास भी एक पेशेंट आई थी, उनकी बेटी 7 साल की थी, लेकिन उनका एक भी उस बच्ची का दांत नहीं आया था। हाँ, एक दांत भी नहीं आया था। एक भी दांत हाँ, तो नहीं ये है, 7 साल की उम्र में। कॉन्जेनाइटल मिसिंग सिंड्रोम है। और इसके लिए ये एक मतलब समझें कि एक, अल्लाह माफ़ करे, अगर बर्ड्स भी नहीं बने हुए हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है कि ये हेरिडिटरी है। अच्छा। और ये खून में एक चीज़ होती है, उसकी कमी की वजह से। अच्छा, ये पेरेंट्स से इनहेरिट होता है, मदर या फादर से। ठीक है। और उसके जो और बहन भाई अगर वो, या आपने हिस्ट्री नहीं ली होगी ऑफ कोर्स, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यानी ऐसे बच्चे थोड़े बड़े अगर हो जाए तो उनको हम फिर इम्प्लांट की तरफ जा सकते हैं, बट इन सर्टेन एज, आफ्टर द एज ऑफ 13 और 14। ऐसे जो भी बच्चे अगर आप घर में देखें जिनके दांत वक्त से पहले, यानी उनका वक्त हो गया मगर वो दांत नहीं है, तो लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी शाजिया, क्या पूछेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे मसूड़े जो हैं बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अभी भी मैंने 1 मंथ हुआ उनकी स्केलिंग करवाई है, सफाई करवाती हूँ तो फिर सेट रहते हैं, उनकी वाइटनेस आ जाती है, मतलब जैसे मसूड़ों का कलर होता है। अदरवाइज अगर 3 महीने 4-5 महीने हो जाए तो फिर वो रेडनेस बढ़ जाती है मेरे मसूड़ों। अच्छा, आपकी शाजिया, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है 48, मतलब ऐसे 48 नहीं 40, सॉरी 38-39 है। आपको कोई थायराइड वगैरह का इशू तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको हम लोग लाइव जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, इनकी जो एज में ये जो प्रॉब्लम होती है इसको कहते हैं सीवियर जिंजिवाइटिस। इसमें जो है एक इशू ये होता है कि मसूड़े जो इनके फूल जाते हैं, रेड हो जाते हैं, उनमें से खून भी आता होगा ऑफ कोर्स, अगर ये हर महीने 2 महीने पे स्केलिंग कराती हैं। एक तो ये कि स्केलिंग किस तरीके कार से हो रही है। सबसे पहले इसमें हैंड स्केलिंग करनी चाहिए ताकि आप डीप क्यूरोटाच कर दें। ठीक है। और वही बात आ जाती है कि कोई चीज़ फूड में ऐसी है, वो हिस्ट्री लेने से पता लगेगी, जो एक्सेसिव इनटेक हो रही है उसको बैलेंस करना पड़ेगा इनको। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी है लाजमी, विटामिन ई डेफिशिएंट है पेशेंट।
ठीक तो है। विटामिन ई का एक टेस्ट होता है, वो भी कराना पड़ेगा। अच्छा, जी हाँ, जो स्किन से रिलेटेड होता हमारे है। यहाँ तो ज्यादातर यही लोगों ने एक वो बनाया जी, कैल्शियम की कमी है तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। दांतों में भी देखिए मसाइल आ बहुत गए सारे हैं। फैक्टर्स होते हैं। अब इंटरनल लाइनिंग जितनी भी है, एपिथेलियल टिश्यूज जितने भी हैं, उस वही मसूड़े पे भी कवर हुए हुए हैं। तो आपको डिफरेंट पेशेंट से हिस्ट्री लेने के बाद कुछ टेस्ट, अब चूंकि मेरी इतनी लंबी इनसे बात नहीं हुई और ठीक है। मेरा इंटरेक्शन नहीं, हम 3-4 सवालात ऐसे करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन दे देते हैं कि व्हाट इज़ एन इशू बेसिकली। तो मुझे लग रहा है विटामिन ई डेफिशिएंसी है। विटामिन ई की टैबलेट्स कैप्सूल ले लें, ये 400 और 600 मिलीग्राम्स में आती है और बहुत सारे 2-3 कंपनीज उनको बनाती हैं, और वो ले लें ट्वाइस अ डे 400 mg 800 mg ले लें, सफिशिएंट होगा इनके लिए एज पर हर एज। और उसके साथ एक प्रॉपर माउथ वॉश कंपाउंड करना पड़ेगा। मैं कंपाउंड करता हूँ फार्मेसी में, उसको पूरा एक कंपाउंड करके मैं उसका करता हूँ ताकि इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी डोंट नीड टू गो एवरी 1 month और 2 months फॉर द स्केलिंग। आप डॉक्टर साहब को भी विजिट कीजिए और विटामिन ई का भी इंटेक ज़्यादा विटामिन ई आपने लेनी है। एक टैबलेट या एक कैप्सूल आप रोजाना ले सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम। डॉक्टर काशिफ से बात करनी है। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। असल में मुझे ये मसला है, मेरी एज जो है वो 46 है और ये दांतों बचपन में तो काफी मेरी राइट की निचली दाढ़ जो थी वो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह बोतल खोल रहा था तो वो टूट गई थी। तो मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, वो कहने लगा कि ये निकाली जाएगी, लेकिन फिर मैं गया, फिर दोबारा गया तो उसने कहा ये खुद ही निकल जाएगी और जो है ना इसको आप नहीं निकलवाएं। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो वो बहरहाल मैंने वो उसको वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि डेंटिस्ट ने कह दिया था। अब वो गलते 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 बिल्कुल वो ऊपर चली गई है। ऊपर जाके वो इतना पेन और पेन वगैरह होता है मेरे, और वो मेरे ख्याल से अंदर ही रह गया। दाढ़ जो है थोड़ा सा पीस अंदर है वो काफी मेरा। अच्छा, उसकी वजह से मेरी साइड की भी एक और दाढ़ जो है ना वो हो गई थी। अच्छा, आपका सवाल डॉक्टर साहब को समझ आ गया है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, इनकी दाढ़ जो गल गई और ऊपर रह गई है। जी हाँ, एक्चुअली काम जो है वो विदाउट एविडेंस, विदाउट एक्सरे हुआ। जिसने भी किया उसने बस अटेम्प्ट कर दिया और निकालने के बाद भी एक्सरे नहीं लिया गया। इसको कहते हैं BDR, ब्रोकन डाउन रूट्स। अगर वो आप रेसिडुअल्स उसके रह गए हैं या आपने उसको छोड़ दिया है किसी भी वजह से, तो वो एक पार्ट तक तो आप छोड़ सकते हैं, वो रिजॉर्व हो जाती है बोन में। मगर अगर वो ज़्यादा हो तो वो पेशेंट को इसी तरह तकलीफ़ देती है जिस तरह की तकलीफ़ ये बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मेरा मशवरा इनको यही होगा कि क्लिनिक पे जाके अपना एक्सरे करवाएं, 3 दिन का कोर्स करें एंटीबायोटिक का और फिर उसको रिमूव करवाएं सर्जिकल, क्योंकि ये खुद से सही नहीं होगा और निकालनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो उसको निकालना ही पड़ेगा। और उसके साथ के जो दांत में तकलीफ बता रहे हैं वो उसका रेफर्ड पेन है, जो उस दांत की वजह से आप आपके अगले दांतों में भी अच्छा, जिस तरह के आप अपने खाने पीने का ख्याल करते हैं, आपको लगता है कि जी हमें अच्छी जगह जाके खाना चाहिए, तो प्लीज़ ये भी ज़रूर देख लें कि जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ये बड़ा मसला आप लोग भी देखते हैं, हमारे चैनल्स के ज़रिए भी देखते हैं, न्यूज़ से भी देखते हैं कि बहुत मसला है कि अच्छे डॉक्टर का होना। तो काशिफ को भी आप विजिट कर सकते हैं या आपके करीब जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, एक्सरे करवाएं और जाके अपने मसले को बयान करें, क्योंकि ये दांत जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये निकालना पड़ेगा, ये खुद से ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक और मसला, ब्लेसिंग हो अल्लाह ताला की स्पेशल, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है अल्लाह ताला शिफा दे देता है, मौजे भी होते हैं। मगर किताबी बातें अगर की जाएँ और किसी साइंस की उसकी मेथोडोलॉजी पे बात की जाए तो वी हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द सर्जरी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरे जो टूल्स होते हैं डेंटिस्ट के, जी जी, एक दूसरे को अगर वो यूज़ किए जाए तो बहुत ये कहा जाता है कि जी हेपेटाइटिस C होने का ख़तरा होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि हमें कैसे पता चले कि ये इन्होंने किस हद तक इसको यूज़ किया है या स्टरलाइज किया है या नहीं किया है। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि ये बड़ा मसला है। आम मरीजों को इसका बहुत ही अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने, और मैं पर्सनली इसका बड़ा मतलब इसके अगेंस्ट हूँ कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरीके एज अ डॉक्टर और एज अ क्योंकि मैं भी कभी पेशेंट बन सकता हूँ किसी डेंटल क्लिनिक में और अपनी क्लिनिक में या किसी की भी क्लिनिक में जाकर,
तो मैं चाहूँगा कि मुझ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हों वो स्टेरलाइज्ड हों। बेसिकली इस प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन कहते हैं। स्टेरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड होती है कोल्ड स्टेरलाइजेशन, जिसको आप डिसइंफेक्ट करते हैं विद द वेरी गुड सोल्यूशन। उसके बाद वो फिर ऑटोक्लेव में चले जाते हैं। अच्छी क्लिनिक्स में अच्छे ऑटोक्लेव्स लाजमी होते हैं, क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड आदमी आगे पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, उसका जहन और दिल कबूल नहीं करेगा, प्लस तालीम का एक बैकग्राउंड होता है, आपको मिला हुआ होता है। तो ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि आप गलत काम कर रहे होते हैं बहुत ही, कि अगर आप किसी के इंस्ट्रूमेंट किसी जो कि अमूमन कराची में हो, बिल्कुल हो रहा है, मगर देखें ना वही, अब आपने मेरे सवाल से पहले कहा ये आपका काम है। जिस तरह आप हर चीज़ के लिए इंतखाब करते हैं, तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ, और ये पेशेंट का राइट है ये सवाल करना, दिस इज़ पेशेंट्स राइट टू क्वेश्चन। और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको बताऊँ। ऑटोक्लेव जब इंस्ट्रूमेंट्स हो जाता है तो उसके रैप पैक्स बन जाते हैं। जब वो रैप पैक्स होता है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो नज़र आ रहा होता है कि वो साफ़ सुथरा है और अपनी उस हालत में है कि इसको किसी ने इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, ठीक है, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मगर ये सवाल मेरा भी बीच में रह गया है, मैं आपसे पूछूंगी। जी हमारे साथ सिद्रा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्रा, क्या पूछेंगे? मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना, मेरे बच्चे के ना दांतों में आए दिन दर्द रहता है। अच्छा, बच्चे की एज कितनी है, उम्र क्या है? उम्र 7 ईयर। क्या है? 7 ईयर। 7 साल का बच्चा है और उसके दांतों में दर्द रहता है। दर्द रहता है। वो दांत तो निकलने वाले होंगे ना इस आपने उम्र दिखाया में? है किसी डेंटिस्ट को मिस पहले? डेंटिस्ट को दिखाया, उन्होंने टैबलेट दे दी है बस। अच्छा, मैं आपको एक वो बात, टैबलेट खाता है तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, हम लोग कोई सवाल तो नहीं करना? नहीं। अच्छा, ऑन ईयर आपको जवाब दे रहे हैं इसका। जी डॉक्टर साहब। देखें, फिर वही बात आ जाती है कि या तो मैं इस माइंड सेट का आदमी हूँ कि पहले आप इवेलुएट करें और लोगों को बताएं। हर क्लिनिक में क्या होता है, एक आम सी प्रैक्टिस, अब मुझे नहीं पता है किसके पास गई हैं, दवाइयाँ हल नहीं हैं, और बच्चों के दांतों का भी इलाज होता है, गो के वो दूध के दांत होते हैं, ठीक है, मगर हर दांत की एक एज होती है एरप्शन की और शेड ऑफ होने की, यानी कि टूटने की, निकलने की और उसके आने की। अगर उस दौरान बच्चे को तकलीफ है तो हमने उसको ट्रीटमेंट देना, और ट्रीटमेंट दवाइयाँ नहीं है, ट्रीटमेंट आपको उसको ट्रीट करना है, उसका पेन खत्म करना है, पेन फ्री करना है। ठीक है। इसकी पल्पोटमी होगी इनके बच्चों की, इनके बच्चों के दांत में जो, यानी बड़ों की जो रूट कनाल होती है उसको बच्चों के दांतों में पल्पैक्टमी या पल्पोटमी कहा जाता है। ठीक है। इसकी फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जो आई डोंट वांट टू गो इन द क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, मगर ये अपने बच्चों का इलाज कराएं। अदरवाइज 7-8 साल की उम्र नहीं, वो जब तक उसका वो दांत रहेगा उसको दर्द रहेगा, अनटिल अनलेस उसका इलाज ना हो। फिर एंड में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी अब तो इसको निकाल दें। तो 2-3 साल जो बच्चा तकलीफ से गुजरा है तो क्या हम उसको गुजरने दें? मेरा ये एक सवाल है। नो, हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, और ट्रीटमेंट उसी वक्त देंगे जब आपके पास पिक्चर होगी, एक्सरे होगा और ट्रीटमेंट का पता होगा कि मुझे क्या करना है। दवाइयाँ लिखना तो डॉक्टर साहब, आप डेंटिस्ट नहीं, आपके पास भी कोई आएगा तो मे बी यू कैन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, और अल्लाह उसमें शफा भी दे देगा, मगर दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जैसा कि हमेशा हम लोग आपको हर प्रोग्राम में बताते आ रहे हैं, जिस फील्ड के भी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप लोगों से कहा जाता है कि प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, एक हद तक अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त करें। और फिर छोटे बच्चे हैं, उनकी तकलीफ़ वो आपको उस तरह बयान कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो खेल कूद में लग जाते हैं, भूल जाते हैं, वो मर्ज बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, वही बात मैं दोबारा आपसे करूँगी कि फिर आम बंदा ये कैसे जाने? आपने कहा कि जी अगर आप जाके डॉक्टर को कहते हैं कि हमें जी चेक करवाइए कि आपके जो भी टूल्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो हमें चेक करवाएं, तो कोई डॉक्टर नहीं चेक करवाता है। चेक नहीं, मगर ये पेशेंट, मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि ये पेशेंट का, ये सवाल में एक आम लोगों से कहा है, ये पेशेंट का राइट है, हर पेशेंट चाहे वो आम हो खास हो, ये पेशेंट का राइट है कि वो डॉक्टर से पूछ सकता है, क्योंकि उसने अपने आप को हवाले कर दिया है। ठीक है। अब बात यह है कि जब इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइजेशन, सबसे पहले तो आपको ये भी राइट है कि आप स्टेरिलाइजेशन एरिया भी चेक करें कि डॉक्टर साहब आपकी किस मशीन में स्टेरिलाइज्ड होते हैं, ये मुझे दिखाया जाए, प्रोसेस बताया जाए। ये तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में इतनी अवेयरनेस है, और प्रोग्राम से आ गई है। मुझे बहुत सारे पेशेंट लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके इंस्ट्रूमेंट्स तो स्टेरिलाइज्ड हैं, आप स्टेरिलाइजेशन कहाँ करते हैं, किस मेथड, जिसकी जितनी लेवल ऑफ नॉलेज है उस हिसाब से वो सवाल करता है। ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ, और मैं बहुत खुशी से बताता हूँ कि यार ये माशाल्लाह से बहुत अवेयर पेशेंट है, तो इसको जवाब भी मैं वैसे ही दूंगा। ठीक है जी, हमारे साथ एक और कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी बात कर रहा हूँ मैं, सैयद फैजान अली मेरा नाम है जी। जी फैजान साहब, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था जी, दांतों के मुतालिक। ये रात को बड़े तंग करते हैं, दांत दर्द हो जाता है, तो मैं डॉक्टर के पास भी गया हूँ,
तो उन्होंने एक तो मुझे बताया कि आपके रूट्स जो है उसके ऊपर वर्क होगा या फिर ये दांत निकलवाना पड़ जाएगा। और रूट जो है निकलवाने के लिए वो एक्सपेंसिव मांग रहे हैं 2000 रुपये मुझसे। तो आप मुझे बताइए, जब इतने महंगे होंगे मसले तो फिर आदमी जो है लौंग का तेल और यही चीजें घर में लगाएगा। तो जरा डॉक्टर साहब से पूछिए कोई आसान हल है तो बता दीजिए। जी आपको लाइव जवाब देते हैं इस चीज़ का। असल में मैं फैज़ान साहब को ये बताता चलूँ कि दांतों का इलाज पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत महंगा तरीन इलाज है। ठीक है। और ये पाकिस्तान में तो ब्लेसिंग है, पाकिस्तान में तो फिर भी लोग जो हैं वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल फैक्टर में ही आ जाता है। मगर इनका इलाज मैं कभी भी नहीं मशवरा दूंगा कि आप अपना हेल्दी दांत निकलवा दें 2-3 हज़ार या 10,000 या 5,000 रुपये के लिए, क्योंकि अल्लाह की दी हुई चीज़ का कोई नेमुल बदल नहीं है। मगर अगर ये समझते हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, और मैं इनको डॉक्टर ने कहा है, चूँकि मैंने इनको नहीं देखा है कि दांत किस कंडीशन में है, तो मैं इनको बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि इसको मैनेज करें और अपने दांत को सेव करवाएं, क्योंकि अगर इन्होंने ये दांत निकलवा दिया तो बाद में अगर रिप्लेस करवाने जाएंगे तो इससे डबल कॉस्ट लगेगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सिगरेट, पान, गुटखा, इसको खाने के लिए हम रोज़ाना 50-100 रुपये निकाल सकते हैं, मगर जो दांत हमारी जो सेहत का एक ख़ास हिस्सा है उस पर पैसे खर्च करते हुए हम क्यों सोचते हैं। मैं मानती हूँ कि आज है महंगाई है, हर चीज़ है, लेकिन हम उल्टी जगहों पे भी तो पैसे खर्च करते हैं, अपनी सेहत पे करते हुए हम क्यों सोचते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखना है। और साथ ही साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ है सलीम भूरावाला से। जी कैसे हैं आप? खैरियत से जी। वहाँ का मौसम कैसा है जी? कहाँ से बात कर रहे हैं? बुरेवाला से जी। भूरावाले से जी, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि जब गोश्त खाते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है और रात को दांतों के अंदर खून चलता है। ठीक है, तो सवाल वही सवाल जो हमने शुरू किया था। ठीक है, दोबारा से इस सवाल का जवाब देते हैं। वैसे इसका जवाब हम दे चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। दांतों में गैप्स है, इंटरडेंटल स्पेस है, और ऑफ कोर्स कोई कंसल्टेशन प्रॉपर किसी डेंटिस्ट से नहीं हुई हुई है। अगर हो जाती तो ऑफ कोर्स इसमें स्पेस मेंटेनर्स एक चीज़ होती है जो मैं मिस कर गया था बताना। ठीक है। स्पेस मेंटेनर्स लगा के आप उन दांतों के स्पेस को कवर कर सकते हैं जो दांत फिलिंग से आप बंद नहीं कर सकते। उस स्पेस मेंटेनर से वी कैन मैनेज द गैप्स ऑफ द टीथ, जो कि बहुत ज़रूरी है और वो परमानेंट सोल्यूशन होता है। और ज़्यादा गोश्त फंसने की वजह से, खाना फंसने की वजह से मसूड़ों पर प्रेशर होता है तो वो ब्लीड करने लगते हैं। जब स्वेलिंग ज़्यादा हो जाते हैं ऑफ कोर्स, तो उसका एक मैंने आपको तरीका बताया था, उसकी फिर स्केलिंग रिक्वायर्ड होती है, डीप क्लीनिंग रिक्वायर्ड होती है। उससे पहले जो है हमें एक्सरे लेना पड़ता है कि कहीं वो रूट तक तो पेनिट्रेट नहीं कर गया है। और अगर बहुत ज़्यादा गोश्त ज़्यादा फंस रहा है तो दांत में मोबिलिटी का भी एक फैक्टर बन सकता है। और डायबिटिक पेशेंट को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। और जहाँ थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है, वो कहते हैं जी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे हम। ठीक है। डायबिटीज़ कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। इफ देयर इज़ एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी, यू हैव टू गो टू द स्पेसिफिक डॉक्टर टू मेंटेन दिस लेवल, और उसके बाद फिर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। वरना डोज एडजस्ट जितने भी करते रहें आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है जी, मैं से सारा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, सारा क्या पूछेंगी? मैं सारा बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी है ना, तो उनके ना 8 साल से, तो उनके दांत नहीं गिरे, तो उनके ना पहले नए दांत आ रहे हैं, उसके बाद गिरे हैं पुराने दांत। थोड़ा ठहर ठहर के बताइए, आपका जो सवाल है आहिस्ते आहिस्ते बताइए। क्या पूछ रही हैं, दोबारा से प्लीज बताइए। मेरी 8 साल की बेटी है, तो उनके ना दांत नहीं गिरे हैं ना, तो पहले उनके नए दांत आ रहे हैं, उसके बाद उनके पुराने दांत गिरे हैं और टेढ़े आ रहे हैं। ठीक, को सवाल करेंगे? नहीं, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। जी देखें, इस बच्ची को ऑर्थोडोंटिक इशू है। ठीक है। और ये डिलेड इरप्शन और डिलेड शेड ऑफ का केस है। इसमें ये होता है कि परमानेंट इरप्शन अपने टाइम पे हो रही होती है जब दांत को जगह नहीं, यानी कि अगर मुझे यहाँ से निकलने की जगह नहीं मिली तो मैं इधर से निकल जाऊंगा जहाँ मुझे जगह मिलेगी। ठीक है। तो मैं वेट नहीं करूंगा। तो इसी तरह बाय द नेचर वो दांत जो अब ये जब इनको अब ख्याल हुआ है, जब 3-4 दांत इन्होंने देखे होंगे आगे पीछे होंगे, मगर अगर पहला ही दांत हो जाता तो पेरेंट नोटिस करता है और वो डॉक्टर के पास आता है। फिर डॉक्टर उसका एक्सरे करवा के उसके वो दांत भी निकालता है जो उस एज तक निकल जाने चाहिए थे, ताकि आपकी परमानेंट इरप्शन अपनी जगह पे अलाइंड हो जाए। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स वी हैव टू इंसर्ट अ ब्रेसेस फॉर जस्ट टू अलाइन द टीथ।
तो बेहतर यही है कि जब आप देखें कि अगर एक दांत बच्चे का वो अपनी जगह से हटके है, वो टेढ़ा हो रहा है, आप लाजमी डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर्स इसीलिए बैठे हैं ताकि वो आप लोगों के मसाइल को हल करें, क्योंकि वो 3 से 4 दांत जब अपनी जगह से इधर उधर से निकल आते हैं तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, मिसेस रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी प्लीज बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे आज से 4 साल पहले ट्राइमिनल न्यूरेल्जिया हुआ था और ट्राइजेमाइनल मैंने इंजेक्शन भी न्यूरेल्जिया, लगवाया जी। था। जी, मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था। उसके बाद बस मेरी सब वो ठीक नहीं रहता, हर वक्त मतलब तकलीफ होती है। मुझे वो ट्रेगरॉल में यूज करती हूँ, उसके साथ भी गैप भी लेती अच्छा, हूँ। इंजेक्शन आपने फोरहेड पे लगवाया था या कहाँ लगवाया था? ये मसूड़े पे डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन लगवाया था मेरे, इसका अल्कोहल का। हाँ जी तो जी। वो उससे तकरीबन मेरे 8-10 माह तो तकलीफ सही रही, लेकिन उसके बाद अचानक में किसी भी वक्त हो जाती है, इतनी शिद्दत की होती है कि बस दिल ज्यादा अपना सर दीवार से मार दें। राइट, ये आपको कब से डेवलप हुई है मिस? ये 4 साल हो चुके हैं। 4 साल। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 50 तो होगी कम से कम। 50? जी अच्छा ठीक है, आपको हम लाइव जवाब दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया एक नर्व का पेन है जो नर्व यहाँ से निकल के आपके दिमाग को ट्रांसमिट करती है। और इस कंडीशन में हमें अगर इनको दवाइयों से या किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा तो एक माइनर सी सर्जरी करनी होती है और उसको हल्का सा जो है हमने उसकी जो रूट है उसको चेंज करना होता है। ठीक है। तो अगर, और ये इन्होंने बिल्कुल सही किया, एक इंजेक्शन लगता है, मसूड़े में भी लगता है और यहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है। जहाँ से जॉइंट्स आपको, जहाँ पे नर्व का आपको पेनिट्रेटेंट जहाँ पे वो इंटरलिंक कर रही होती है, इंटरसेक्शन ऑफ द नर्व पे होता है वो। ठीक है। तो इसलिए मैंने साइट पूछी थी। यहाँ पे अगर लगवाएं या मसूड़े में लगवाएं तो उसका पीरियड 6 से 8 महीने ही वो आराम में रहता है। अदरवाइज इनको पेन किलर्स जो ये खा रही हैं, टेग्रॉल है, टर्नेलिन है, टेबरेलिल है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो मुख्तलिफ पेशेंट्स को देते हैं, मगर इसका अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो इसकी एक छोटी सी सर्जरी है वो करनी पड़ती है ताकि ये इनको रेस्ट ऑफ द लाइफ में आराम रहे और 4-5 साल तक वो फिर प्रॉब्लम नहीं देती, बाज़ दफ़ा बहुत से भी ज़्यादा। ठीक है मिसेस रहमान, आप डॉक्टर साहब को भी इसके लिए विजिट कर एक सीटी सकती स्कैन हैं। भी हम करते हैं, वो जो मेरे क्लिनिक में उसकी भी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हम एक्सरे करने के बाद इनको बता सकते हैं और कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, तो राइट अवे वो सर्जरी मतलब सेकंड विजिट में पॉसिबल है। ठीक है जी। हमारे साथ एक और कॉलर परवीन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर काशिफ जमान से बात करनी थी मैम। जी बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे दांतों में दर्द रहता है, ये जो मसोड़े शुरू हो जाते हैं, जब ब्रश करती हूँ तो शुरू हो जाते हैं और मुझे लगता है कि मुझे नजले की वजह से भी हो रहा है। अक्सर नजला रहता है तो कोई इशू मसोड़े में है दर्द होता है। आपको साइनस का इशू है? जी जी है। अच्छा, नेजल ड्रिपिंग होती है आपको और आपको लगता है कि आपका नजला हलक में गिर रहा है? हाँ, गले में गिर रहा है। मुझे लग रहा है कि नजले की वजह से मसोड़े में दर्द हो रहा है। आगे की जो ऊपर के 2 बड़े दांत हैं, अक्सर मसोड़ों में दर्द रहता है, सूजन होती है, ब्रश करती हूँ तो खून भी निकलता है। ओके ठीक है, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको साइनोसाइटिस का इशू है और साइनोसाइटिस की वजह से आपको मसूड़ों का भी इशू हुआ है। भूख भी आपकी थोड़ी सी कम होगी, भूख भी कम लगती है इन पेशेंट्स को, खाने पीने में भी थोड़ा इशू होता है और ये फ्रॉम पाकिस्तान में नवंबर से लेकर फरवरी तक बहुत रेज रहता है ये। अच्छा। अभी आजकल के मौसम में थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर होगा। अच्छा। जी हाँ, मगर ये फिर रेज हो जाएगा सर्दियों में। और इनका जो फैक्टर एक ये है, इफ़ शी इज़ मैरिड और जब कंसीव करने के थोड़े अरसे के बाद तक, यानी डिलीवरी के बाद तक भी ये पोजीशन इनकी रहती है। अच्छा। और ये नेजल ड्रिपिंग जो है वो भी होती है पेशेंट को, जो कि कम नहीं हो सकती। इसके लिए ये है कि इनको प्रॉपर हर 6 महीने पे स्केलिंग क्लीनिंग करवानी होती है और एंटी माइक्रोबियल का इस्तेमाल इनको 7 डेज करना चाहिए विद गुड मेडिसिन। एसीटोनोमाइनोफिन के साथ जो एक दवा है, उसका मैं ट्रेड नेम नहीं ले रहा हूँ, या ले सकता हूँ अगर आप मुझे बता दीजिए। नेब्रोल फोर्ट अच्छी दवा है इस कंडीशन में। हम लोग डेंटल में नहीं देते हैं वो, मगर बास कंडीशन में कॉम्बिनेशन में देनी चाहिए। अच्छा, वही बात कि डॉक्टर साहब के साथ या किसी भी डॉक्टर के साथ, जो भी आपके डेंटिस्ट हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर के साथ राब्ते में ज़रूर रहें। घर में आप मेडिकेशन जो आप करते हैं एक हद तक होती है कि आपको आज अगर कोई दर्द हुआ, आपने वक्ती उसको ले लिया,
फिर 6-8 महीने वो दर्द नहीं हुआ, वो समझ में आता है, लेकिन अगेन नेक्स्ट वीक, अगले ही हफ्ते अगर आपको वो दोबारा से दर्द हो रहा है तो लाजमी डॉक्टर के पास जाएं। अभी एक साहब ने कहा था कि जी फिर जी क्या करें कि हम दांतों में फिर वो पेमेंट क्लॉव का वो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको हम उर्दू में, लौंग का तेल जो लगाते हैं वो एक वक्त तक आपको असर करेगा। हमारे साथ एक कॉलर है मौजूद, मेरी हम नाम। अस्सलाम वालेकुम जी फरा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और हमें घर बैठे बहुत सारी मालूमात फराहम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछना था, उसके दांत असल में बहुत ज्यादा आगे के साइड पे हैं, तो बहुत से लोगों ने हमें डरा दिया कि ब्रेसेस लगाओ, पूरी बत्ती से हिल जाती है और आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। प्लीज इस बात को जरा मुझे क्लियर बताएं। बताइएगा बच्चे की, जी बच्चे की एज कितनी है? बच्चे की एज 16 साल है। आइडियल एज है फरा, आपके बच्चे की आइडियल एज है और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लाजमी करवाइए। और बाज़ दफ़ा अल्लाह ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक कुछ बात सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, मगर अमल उसी पे करें जो आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंट आपको एडवाइस दे। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ही इसका हल है और ये राइट एज है। इसमें आप अगर अभी अडॉप्ट कर लेंगे ट्रीटमेंट तो इट विल बी बेटर इन 2 ईयर्स। बहुत अच्छे हो जाएंगे दांत उसके, और कोई बत्ती सी नहीं हिलती, कोई मसला नहीं है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो सेटल रहती हैं सारी चीज़ें। जी, आप डॉक्टर की बात सुने, आप इधर उधर की ना सुने। डॉक्टर साहब ने आज मुझे बता दिया कि 2 कान किस लिए होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्या मसले मसाइल तो दांतों के रहते ही हैं। दांतों के दर्द की वजह से आधे सर का दर्द भी बहुत से लोगों को होता है, मिग्रेन, या मिग्रेन की वजह से, इसको इस तरह भी ले लें कि माइग्रेन की वजह से बहुत से लोग डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं कि उसके शोर से और उसकी फ्रिक्शन से उनका मिग्रेन एग्रेवेट हो जाता है। यू आर राइट। अच्छा, मिग्रेन जो है आपको पता है कि ये जो सिम्टम है मिग्रेन का, ये बाय बर्थ भी होता है बहुत से पेशेंट्स को, मतलब ग्रोइंग एज से स्टार्ट हो जाता है और जो किसी हद तक सारी उम्र रहता है और फिर एक एज में आके कम हो जाता है। ठीक है। मगर ये जो 15 साल से लेकर के 30 साल तक की उम्र होती है, इस पे बहुत ज़्यादा, या 35 साल आप कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेवेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और एग्रेवेबल होता है। अब बात यह है कि अगर हम इसको पॉइंट आउट नहीं करें और इसके मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स ना लें तो डेंटल ट्रीटमेंट करने में बहुत मुश्किलात पेश होती हैं। कभी कभी पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द माइग्रेन पेन ड्यूरिंग द डेंटल ट्रीटमेंट। तो अगर वो मेडिसिन ले रहा होता है तो हमें ये देखना होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन वो ले रहा है, उसका डोज एडजस्ट करते हैं और क्लिनिक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसको एक मेडिसिन होती है वो जो इससे रिलेटेड होती है वो खिला देनी चाहिए, ताकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उस मेडिसिन की वजह से वो कूल एंड कामली अपना ट्रीटमेंट करवाए। ठीक है। आधे सर का दर्द कोई दांत के दर्द की वजह से नहीं होता है, आधे सर का दर्द आपकी बॉडी में इम्यून होता है जो कि दांत के दर्द की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रीट करवा लेना चाहिए। और जो मिग्रेन के पेशेंट डरते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, वो बिल्कुल करवाएं। इसका एक प्रोटोकॉल होता है, मेडिसिन के साथ आप करा सकते हैं। माहौल बनाना पड़ता है सर्जरी में, थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट में काम करना होता है। शोर के लिए एयर प्लग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मेडिसिन आपने खाई हुई होती है तो कूल एंड कामली आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कॉलर कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ, रामेश बात कर रहा हूँ। जी बात कीजिए, क्या सवाल है? सवाल ये मेरे यही कि मैंने ब्रेसेस लगवाए थे दांतों पे तो 2 साल पहले। ठीक है। पर उसके बाद मैंने रिटेनर नहीं लगवाए थे, उसके बाद फिर दोबारा दांत जो है मेरे पैर को आने शुरू हो गए, तो वो गैप भी ज्यादा आ गया, तो इस बारे में मालूम करना था डॉक्टर से। आपकी एज क्या है दानिश? 24। 24? 20 या 30? 24। ठीक है जी, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। ब्रेसेस इन्होंने सही एज में लगवाए थे, मगर अगर इन्होंने प्रोट्रूजन की वजह से लगाए होंगे, दांत बाहर आए हुए होंगे उसकी वजह से। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि नॉन एक्सट्रैक्शन केस होता है और एक्सट्रैक्शन केस होता है। किस चीज़ों में हमको फर्स्ट प्रीमोलर्स निकालने पड़ते हैं जो कि रिकमेंडेड एक्सट्रैक्शन होती है, जिससे दांत पीछे करते हैं। आई थिंक इनके वो दांत नहीं निकले और ब्रेसेस लग गए तो जाहिर सी बात है केस रिवर्ट हो जाता है, रिलैप्स हो जाता है, तो उसके लिए हमें रीऑर्थो करनी पड़ती है, दोबारा से ट्रीटमेंट करना होता है विद अनदर प्लान। ठीक है। तो चूंकि मैंने इनको नहीं देखा है, इनका एक्सरे वगैरह और इनको खुद प्रोफेशियल प्रोफाइल,
तो मैं नहीं कह सकता, मगर 70% मुझे यही है, मेरा यही ख्याल है कि इसकी वजह से इनके दांत वापस यानी केस रिलैप्स हो गया। आप अगर हमारा नंबर भी चल रहा है, आप कॉल भी कर रहे हैं, आप पीसीआर से डॉक्टर साहब का नंबर भी ले सकते हैं। आप डॉक्टर साहब को ज़रूर विजिट कीजिए। वो लोग जिनकी कॉल्स हम नहीं ले सके उनसे तहे दिल से माजरत, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत शॉर्ट रह गया है। जाते जाते एक जल्दी से मैसेज दे दीजिए डॉक्टर साहब। जिन लोगों की कॉल हम शामिल नहीं कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनकी कॉल्स हम लाजमी शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई मैसेज दे दीजिए ईद के मौके पे। मैं तो प्रोग्राम के शुरू में कह चुका हूँ, पेशगी ईद मुबारक मेरी तरफ से। के लिए। और दांतों के लिए ये है कि प्लीज़ अगर दांत में कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपके दांतों का मसला सही आपको बता सके, समझा सके और उस पर अमल ज़रूर करें। जहां भी आपका दिल भरता है जाएं, मगर किसी क्वालिफाइड अच्छे डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हेल्थ टॉक शो डॉक्टर फरा के साथ रहिए। और आप हमारा जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाता है, आप वहाँ जाके फीडबैक दे सकते हैं, अपने मैसेजेस कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि किस डॉक्टर की आपको ज़्यादा नीड है। वैसे हमारे पास सारे ही वो डॉक्टर्स आते हैं जो कि आपके मसाइल को हल करें। मेरे पास भी आप क्लिनिक में आते हैं, स्किन और हेयर के ट्रीटमेंट मैं ज़रूर करती हूँ। आप आते हैं मेरे पास, एक्स्थेटिक सारे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। आइए, आके मिल सकते हैं। और कल तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी होस्ट डॉक्टर फरा को और डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़ करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल्स का